देश में हर रोज आ रहे रिकॉर्ड नए कोरोना के मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों ने के जो दावे हैं उनकी पोल खोल दी है। न अस्पतालों में बेड मिल रहा है, न ही ऑक्सीजन। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यूपी में बेड की कमी नहीं, तो दूसरी ओर नोएडा में बेड न मिलने से लोग सड़कों पर मर रहे हैं। और देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। 35 साल की जागृति गुप्ता नोएडा के सरकारी जिम्स अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में तड़प रही हैं। हर सांस के लिए हांफ रही हैं, लेकिन अस्पताल ने इन्हें कह दिया कि ना बेड है ना ऑक्सीजन। गुरुवार सुबह 12:30 बजे यहां पहुंची जागृति के साथ आए लोग बार बार डॉक्टरों से मिन्नतें करते रहे। तकरीबन 3 घंटे बाद जागृति ने गाड़ी में दम तोड़ दिया। जागृति पेशे से इंजीनियर थी और ग्रेटर नोएडा में नौकरी करती थी। परिवार मध्य प्रदेश में। मैं यहाँ आया तो यहाँ पे एक लेडी मेरे सामने ही गाड़ी में पहले जब आई थी तभी से जो वो गाड़ी में लेटी हुई थी, शी वाज गैस्पिंग। उनकी जो है ऑक्सीजन बहुत ही कम थी, पर उनके साथ जो अटेंडेंट था वो इधर उधर भाग रहा था। डॉक्टर इनसे बोल रहा है कि इन्हें एडमिट कर लो, ये कर लो, बट नोबडी वाज लिसनिंग। उनके साथ जो अटेंडेंट था वो कंटिन्यूस उनकी चेस्ट को रब कर रहा था और उनको पानी और हाइड्रेटेड करने की कोशिश कर रहा था बेसिकली। तो ये सब सिचुएशन मेरे सामने चलती रही। बार बार वो काउंटर पे जाता था, बोलता था कि जी प्रॉब्लम है, और किसी ने सुना नहीं। अराउंड 3:30 के आसपास वो कोलैप्स कर गई। ये मेरे सामने का इंसिडेंट है। और उसके बाद जब वो जाके बोला है उनसे कि जी अब तो वो सांस भी नहीं ले रही हैं, तब स्टाफ भाग के आया है। देन दे चेक्ड और सीधे ये बोल दिया शी इज़ नो मोर। इनका नाम जागृति गुप्ता था। जो उनके साथ अटेंडेंट आया था उसने बताया कि इनका नाम जागृति गुप्ता है। ये अकेले रहती हैं, 2 छोटे बच्चे हैं जो इनके परिवार के साथ MP में रहते हैं। नोएडा के सरकारी अस्पतालों के बाहर कोरोना मरीजों के परिवार वाले मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि बेड नहीं है। क्या बोला? बेड अवेलेबल नहीं है। बेड अवेलेबल नहीं है। और भी हॉस्पिटल्स गए हैं आप? मैं काफ़ी हॉस्पिटल्स में ट्राई किया हूँ, बट कहीं पे भी बेड अवेलेबल नहीं है। आपका नाम क्या है? अमित। कौन है? पेरेंट्स, मेरे फादर है। फादर को कोविड है? जी। सैचुरेशन कितना है अभी? सैचुरेशन 94। क्या कह रहे हैं ये? कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। कितने ऑक्सीजन ट्राई किया हॉस्पिटल आपने? नाइट में कम हो जाता है, डे में ठीक है। अभी कितने हॉस्पिटल ट्राई किया नोएडा में आप? अभी मैंने यहीं ट्राई किया। नोएडा प्रशासन ने ऑनलाइन कोविड ट्रैकर बना रखा है। यहां ऑक्सीजन और ICU बेड मिलाकर 2568 बेड हैं, लेकिन एक भी खाली नहीं है। हमने भी सरकारी हेल्पलाइन पर फोन करके पता किया तो हमें बताया गया कि पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कहीं भी बेड नहीं है। नोएडा में कोई ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है या ICU? सर अभी अपडेट ये है कि बेड्स नहीं है। आप कहाँ से, नोएडा से ही बात कर रहे हैं? यस मैम, नोएडा से ही बात कर रहे हैं। जी सर, लेकिन अभी अपडेट ये है कि बेड्स नहीं है। जहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे थे ना, वहाँ के लिए हम पेशेंट का नाम, मोबाइल नंबर नोट कर ले रहे हैं। जैसे कोई अपडेट होगा तो कॉल कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी ना मैडम ICU में भी कोई बेड नहीं है और ऑक्सीजन बेड भी नहीं अवेलेबल। कुछ नहीं है, बहुत क्राइसिस चल रही है सर एक्चुअल में सब जगह पर। मैडम कितनी वेटिंग है अभी? सर वेटिंग में नहीं बता सकती, डाटा हमारे पास नहीं है, लेकिन वेटिंग काफी है। सरकार कुछ भी कहती रहे, लेकिन असलियत में पूरे उत्तर प्रदेश में हालात बहुत खराब हैं। हर रोज सैकड़ों लोग नोएडा में कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इन्हें भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि जाएं तो जाएं कहां। हम इस वक्त नोएडा के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल कैलाश हॉस्पिटल से बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ पर भी बेड नहीं है। तो क्या सरकारी क्या प्राइवेट अस्पताल, सब कुछ भरा हुआ है, कहीं कोई बेड अवेलेबल नहीं है। तो सोचिए, जो लोग हर रोज कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं वो जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि बेड ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ नोएडा में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो जमीनी हकीकत कुछ और है। सरकार चाहे जो भी दावे करे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, न बेड है न ऑक्सीजन की कमी, लगातार मरीज झेल रहे हैं। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद की। यहां पर भी ऑक्सीजन और बेड की कमी जबरदस्त तरीके से महसूस की जा रही है। शिकायतें मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐलान किया कि वो खुद ही ऑक्सीजन मुहैया करेंगे, लेकिन पहले ही दिन ऑक्सीजन देने की व्यवस्था धराशायी हो गई। गाजियाबाद का कोविड कमांड सेंटर और चिकित्सा राज्य मंत्री अतुल गर्ग इस वक्त क्या कर रहे हैं, इस पर गाजियाबाद से देखते हैं हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। पेशेंट हमारा ICU पे है और हम यहाँ पे सारे रिश्तेदार लाइनों में लगे हुए हैं।
एक नेता नहीं है, ना आप पार्टी का है, ना कांग्रेस का भी मीडिया पे दिख रहा है, सड़क पे कहीं नहीं है, ना बीजेपी का कोई है। गाजियाबाद में ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने की उम्मीद में दिल्ली के सरिता विहार से आए हेमंत शर्मा ये कहते हुए भावुक हो गए। बच्चा हमारा मर रहा है और हम जान हथेली पे लेके यहाँ खड़े हुए हैं, सबको खतरा है। आपका बच्चा भर्ती है? मेरा भतीजा भर्ती हुए है, आईसीयू में है। हॉस्पिटल मेरे को डरा देता है कि अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हम जिम्मेवार नहीं है। कहाँ जाएं हम, बताइए। परेशान है, मेरा भी उम्र है, मेरी जान खतरे में है। नेता अपना मौज कर रहा है और ये आपका चैनल है जो दिखाता है, और कोई नहीं दिखा रहा है। सैकड़ों लोगों की ये भीड़ ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए प्रशासन की बताई गई जगह पर पहुंच गई है। इसी भीड़ में सुनीता भी हैं, जिनकी भाभी का ऑक्सीजन लेवल 60 पर है। मंडावली से लेकर दादरी तक के चक्कर लगाकर अब वो गाजियाबाद पहुंची हैं। सुनीता 60,000 रुपए सिलेंडर की सिक्योरिटी और 2,000 रुपए किराया दे रही हैं। मैं मंडावली भी घूम के आ गई हूँ और ये क्या नाम है, लाल कुआं घूम के आ गई हूँ, सब जगह घूम गई, कहीं मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे बोल रहे हैं 5 बजे तक आएगी। रात को 3 बजे से मैं घूमने, रात को 2 बजे तो पहले किसी के यहाँ से सिलेंडर लिया है और वो भी 20,000 रुपये दे के तो सिलेंडर लिया है। उसमें भी बोल रहे हैं कि जो है 2,000 रुपये उसको जो है पर डे का देना पड़ेगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए इस ऑक्सीजन प्लांट पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन यहाँ न तो ऑक्सीजन है, न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोई पुलिस। बहुत खोजने पर हमें अधिकारी मिले तो बोले कि अब शाम को 5 बजे तक ऑक्सीजन आएगी। कुछ इनको टाइम आप दे सकते हैं कि कब तक इनको यहाँ सिलेंडर भरवाने के लिए? टाइम शाम 5 बजे का दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही व्यवस्था की जा रही है। अगर व्यवस्था हो जाती है तो तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज शाम 5 बजे का टाइम है। हाँ, ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री कहाँ है, जो खुद के जो गाजियाबाद के विधायक है? योगी जी से पूछिए, बहुत उम्मीद थे। मोदी जी से पूछिए, बहुत उम्मीदों से चुना था उन्हें हम लोगों ने। पूछिए जाके उनसे। चीजें तो सीक्वेंस में होनी चाहिए ना। मैं यहाँ पे मानता हूँ सरकार क्या करेगी, लेकिन ठीक है, कम से कम एक सरकार एक सिस्टम तो बना दे। अगर हम लोग कोरोना पॉजिटिव नहीं है, हम लोग नेगेटिव है, अब हम लोग भी पॉजिटिव होने के चांसेस तो 100% होंगे। गाजियाबाद के ही एक दूसरे ऑक्सीजन प्लांट पर हम पहुँचे। यहाँ से नर्सिंग होम के लिए ऑक्सीजन सप्लाई होती है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए निजी नर्सिंग होम की एम्बुलेंस और गाड़ियों की कतार लगी है। केवल 6 सिलेंडर के लिए आप 6-7 घंटे से खड़े हो? 6-7 घंटे से पूरी नाइट हो गई और अभी सुबह 5 बजे से दोबारा आके लगे हैं। तो सिलेंडर ऐसा कैसे खाली है रखे गाड़ी में? तो अस्पताल का काम कैसे चल रहा होगा? है ही नहीं, चल ही नहीं रहा। क्या करें, किसी को एडमिट कर ही नहीं पा रहे। लेकिन इस सारी समस्याओं के लिए प्रशासन ने कोविड कमांड सेंटर बनाया है, लेकिन ये सेंटर भी पॉजिटिव मरीजों को फोन पर दिलासा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि इनको न तो ऑक्सीजन की कमी और न ही बेड की संख्या पता है। कंट्रोल सेंटर का क्या रोल है? ये कंट्रोल रूम जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं सारे गाजियाबाद में, चाहे वो होम आइसोलेशन में हो, होम आइसोलेशन में उनका ध्यान रखना, उन तक किट्स पहुंचाना, उनको फॉलोअप रखना 10 दिन तक, बल्कि 17 दिन तक उनको फॉलोअप रखना। अगर उन्हें कोई तकलीफ आती है तो उनको अस्पताल में शिफ्ट करवाना, ये सारा काम हम करते हैं। हॉस्पिटल्स में भी फीडबैक लेते हैं कि वो वहाँ पे ठीक से केयर्ड फॉर हैं। ये सारा काम तमाम सारी शिकायतें आ रही हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद में भी हॉस्पिटल मरीजों को ले नहीं रहे, क्योंकि बेड की किल्लत है और फिर जो ऑक्सीजन है उसकी किल्लत है। उसके ऊपर में क्या सर देखिए, एग्जैक्ट इसका जो एग्जैक्ट बात है वो तो आपको सीएमओ ऑफिस से पता चलेगा, क्योंकि वो लोग हैं जो जिसे कहते हैं वही आंकड़े भी इकट्ठे करते हैं, उन्हीं को एग्जैक्ट सिचुएशन पता होती है और ये वही बता सकेंगे आपको। गाजियाबाद के डीएम और सीएमओ कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी के चलते गाजियाबाद के विधायक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री से हमने मिलने की कोशिश की, लेकिन मंत्री जी लखनऊ में हैं और कोठी पर सन्नाटा पसरा है। ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग का घर है, कवि नगर गाजियाबाद के एक पॉश इलाके में है मंत्री जी हैं अतुल गर्ग जी? हैं? लखनऊ है जी। लखनऊ है। प्रेम सिंह जी हैं इनके पीए साहब हैं, उनको फ़ोन मिला रहे हैं, वो फ़ोन उठा नहीं रहे।
ये हालत है आपदा के वक्त। खुद गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग जी जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी हैं, उनके शहर की ये हालत है कि लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। ऑक्सीजन के लिए आपने देखा है कि लोग दर दर भटक रहे हैं। और ये मंत्री जी की कोठी है कविनगर के पौष इलाके में, और फिलहाल इस कोठी पर कोई नहीं। यानी यहाँ अगर वो 4-5 लोगों की एक टीम लगा देते जो लोगों की शिकायतें सुनती और उसको निराकरण करने की कोशिश करती, ये बहुत आसान सी चीज़ थी मंत्री जी के लिए। लेकिन ये भी आप देखिए कि जनप्रतिनिधि इतना तक भी नहीं कर रहे हैं, जिसे 7-8 दिनों से वो लखनऊ में। ये हैं अतुल गर्ग जी। आप अब खुद ही समझ सकते हैं कि इस कोरोना की आपदा से सिस्टम थक रहा है और सरकार बैकफुट पर है। फिलहाल आप लोगों को खुद ही इससे निपटना पड़ेगा। गाजियाबाद से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हमने कई लोगों को यह कहते और सोशल मीडिया पर लिखते देखा कि हम पत्रकार श्मशान कब्रिस्तान की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये हम भी नहीं दिखाना चाहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन आपका ये जानना हक है और ये हमारा काम है। असल में हो ये रहा है कि कुछ राज्यों में मौत के जो सरकारी आंकड़े हैं और ज़मीनी हकीकत है उसमें काफ़ी फ़र्क दिखता है। जैसे कर्नाटक का ही मामला ले लें, वहाँ भी ये सवाल उठ रहा है कि मौत का सही आंकड़ा आखिर है क्या। श्मशान घाटों पर के मुताबिक जो एक दिन में, जिस दिन तकरीबन 400 शवों का अंतिम संस्कार सिर्फ बेंगलुरु में हुआ, उस दिन सरकारी डेटा के मुताबिक सिर्फ 270 लोगों की ही मौत हुई। अब आगे की स्थिति का अंदाजा भी मुश्किल से ही हो रहा है, क्योंकि शुक्रवार को सिर्फ बेंगलुरु में ही 24,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए हैं। देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये जलती चिताएं सरकार की नाकामी की एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रही हैं। हर तरफ मातम का माहौल है। इनमें से ज्यादा की मौत की वजह सही वक्त पर इलाज नहीं मिलना है। इस शमशान में गुरुवार को 48 शवों का दाह संस्कार हुआ और बेंगलुरु में 400 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। यस्टरडे जो 400 आजू बाजू तो बाढ़ आ गया था। आज ये बेंगलुरु से बाहर ये शुरू करके आज ही है। यहाँ भी बाढ़ कंटिन्यू तो आ लगा है। मौत को लेकर शमशानों और सरकार के आंकड़ों के बीच का फासला ज्यादा है। 18 अप्रैल को बेंगलुरु के शमशानों में 163 शवों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 97 मौतें हुई। इसी तरह 19 अप्रैल को शमशान के मुताबिक 155, सरकार के मुताबिक 92, 20 अप्रैल को 154, सरकार ने 70 बताए, 21 अप्रैल को 147, सरकारी आंकड़े 68, 22 अप्रैल को 144, जबकि सरकार ने बताया 124, 23 अप्रैल शमशान ने 178 बताया, सरकार ने 149, 24 अप्रैल 198 तो सरकार ने 77 कहा, 25 अप्रैल को शमशान में 195 शव आए, सरकार ने 105 मौतें बताई, 26 अप्रैल को 215, सरकार के मुताबिक 97 मौत, 27 अप्रैल को 227, सरकारी आंकड़े 137 बताते हैं, 29 अप्रैल को शमशानों के मुताबिक तकरीबन 400, सरकार ने 270 मौतों की पुष्टि की। यानी शमशानों से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2176 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकार के मुताबिक 1416 मौतें हुई। हालांकि सरकार का दावा है कि वो आंकड़ों में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। कर्नाटक गवर्नमेंट, हम अपने आंकड़े हर रोज बुलेटिन के जरिए देते रहते हैं। उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। हम ऐसा क्यों करेंगे? बेंगलुरु में शमशानों के बाहर शवों को लेकर खड़ी एम्बुलेंसेस की कतार सरकार के दावों और आंकड़ों को गलत साबित कर रही हैं। यहाँ हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और आने वाले दिन काफ़ी चुनौतियों से भरे होंगे, क्योंकि संक्रमण कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।